नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे इस वक्त बड़ी खबर की। और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से टीम 11 के साथ बैठक की गई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। लखनऊ में आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पर टीम 11 के साथ बैठक की है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। टीम 11 के साथ लगातार मुख्यमंत्री संपर्क में है। अधिकारियों को वक्त वक्त पर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। आइसोलेट रहकर भी टीम 11 के साथ लगातार संपर्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार अधिकारियों के साथ मंथन किया जा रहा है। व्यवस्थाओं को किस तरह से और बेहतर किया जाए, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी किए जा रहे हैं। दरअसल टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने को लेकर निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए हैं। कोरोना की चपेट में आने के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के हालात को लेकर लगातार मुख्यमंत्री की नजर बनी हुई है। अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। टीम 11 के साथ जानकारी लेने के साथ मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार उनको दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। आज फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ कोरोना को लेकर बैठक की है। उसमें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसके बाद वो आइसोलेशन में है। आइसोलेशन में रहने के बावजूद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। प्रदेश के जिन जिन जिलों में स्थिति लगातार विस्फोटक होती जा रही है, वहां को लेकर सख्ती लगाने के साथ साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर निर्देश लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के तमाम अस्पतालों में अब व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। कहीं पर ऑक्सीजन का अभाव है तो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी लगातार कमी परेशानी का सबब बनती जा रही है। मुख्यमंत्री लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के हालात को लेकर लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से न सिर्फ मंथन किया जा रहा है, बल्कि हर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर इससे खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। विक्रम, टीम 11 के साथ जो चर्चा हुई है उसमें क्या कुछ निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से और दिए गए? जो टीम 11 की बैठक हुई है उसमें सबसे ज्यादा फोकस बेडों की संख्या और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाए जाने और टेस्टों की संख्या को बढ़ाए जाने पर रहकर हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि जिन जनपदों में कहा गया है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए जाए, वहां पर काम कितनी तेजी से हो रहा है इसके लिए प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है और साफ तौर पर लगातार जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको पूरा करे जाने का निर्देश दिया गया है। 34 घंटे की ऑक्सीजन की आपूर्ति रेगुलर रखने की, एडवांस में रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि सभी जगह पर ऑक्सीजन की इस तरह की आपूर्ति की जाए कि 34 घंटे तक की पूरी आपूर्ति बनी रहे। और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी आज टीम 11 की बैठक में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कहीं नहीं होनी चाहिए। जहां पर भी ऐसी कालाबाजारी होती है उनके ऊपर एनएसए की कार्रवाई की जाए। एक बड़ी खुशखबरी आज निकल कर सामने आई है टीम 11 से कि 20 से 30 हजार वॉल्व जो हैं वो रेमडेसिविर के आज उत्तर प्रदेश को मिलेंगे, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑर्डर दिए हैं और आज 20 से 30 हजार वॉल्व रेमडेसिविर इंजेक्शन को उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे और उसी के साथ उनको अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और जो एमएसएमई मंत्री हैं और एसीएस एमएसएमई हैं, उन दोनों को जिम्मेदारी दी गई है आज की टीम 11 की बैठक में कि प्रदेश में ऑक्सीजन जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं जो ऑक्सीजन का उत्पाद करती हैं, उनको फोकस पूरी तरीके से मेडिकल सपोर्ट पर होना चाहिए। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई के मंत्री और एमएसएमई प्रमुख सचिव को जिम्मेदारी दी गई है, जो लगातार इस चीज को मॉनिटर करेंगे कि ऑक्सीजन जो उत्पाद हो रहा है पूरी तरीके से मेडिकल यूज में हो। डीआरडीओ की सहायता से 2 से 3 दिन में 220 सिलेंडर वाले ऑक्सीजन प्लांट की एक स्थापना होनी है। उसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस चीज को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हो सके और टेस्ट की संख्या को बढ़ाए जाने का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। अभी तक की 2 लाख टेस्ट डेली बेसिस पर हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, लेकिन उसकी क्षमता को और बढ़ाए जाने को निर्देशित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और अलग अलग जगहों पर कोविड टेस्टिंग के लिए इच्छुक जो लैब्स हैं, जो लैब अभी चल रही है, जो टेस्ट करना चाहती हैं, जिनके पास इक्विपमेंट है वो टेस्ट कर सकती हैं, तो वो शासन से संपर्क करें इस चीज
इसका भी निर्देश आज मुख्यमंत्री ने दिया है कि अलग अलग जो लैब्स हैं वो टेस्ट करना चाहें तो शासन सेवाओं से लेकर वो टेस्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आज निर्देश जारी किए गए हैं। बिल्कुल विक्रम, लगातार सरकार की तरफ से लोगों को जानकारियां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं कि कोरोना के विषम हालातों से निपटने को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जानकारियां दी जा रही हैं, लेकिन तमाम विपक्षी दलों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की जा रही है, डेटा मैनेजमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर भी क्या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई निर्देश दिए गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का साफ तौर पर है कि जो चीजें हैं उसको पूरी तरीके से पारदर्शी रखा जाए, किसी भी तरह की कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महामारी चल रही है सभी जानते हैं कि स्थितियां क्या हैं, और आंकड़े जिस तरीके से आ रहे हैं वो पहले से ही काफी डरावने हैं। ऐसे में कोई भी चीज छुपाने या बताने की ऐसी जरूरत नहीं है कि कहीं पर कोई चीज छुपाई जा रही है। जो भी चीज है उसको पूरी तरीके से जनता के सामने रखा जाए, जनता उन चीजों को समझ रही है, और उन्हीं चीजों को देखते हुए लोग ज्यादा जागरूक भी हो रहे हैं, क्योंकि लगातार खासतौर पर अगर लखनऊ की बात की जाए तो जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, आंकड़ों को देखकर ही लोग ज्यादातर जागरूक हुए हैं। पहले लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे थे, लगातार लोगों के मन में यह था कि चीजें कंट्रोल हो जाएंगी और किसी भी स्तर से ऐसी चीजें नहीं होंगी जिससे कि चीजें अव्यवस्थित हो, लेकिन जब अब लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और सरकार ने इसको किसी भी स्तर पर कहीं छुपाया नहीं है, पूरे 5-5 हजार लोग आए, 6-6 हजार लोग आए, वो आंकड़े रोज जारी किए जा रहे हैं, और जिसके बाद लोगों को ये चीज समझ में आई है कि आंकड़े डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं और स्थिति गंभीर है। ऐसे में लोग खुद जागरूक हुए और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद उठाई है। इसलिए कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री लगातार इस चीज के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई चीज छिपाई ना जाए, लोगों को स्थितियों का पूरी जानकारी होनी चाहिए और सारी जानकारी पूरी साझा की जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विक्रम इस खबर पर तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। उधर अगली खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं। सहारनपुर में साप्ताहिक लॉकडाउन के बाद अब धार्मिक स्थलों में प्रवेश को लेकर जिला प्रशासन की ओर से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। प्रशासन ने निर्देश जारी किया कि अब सभी धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने से पहले 72 घंटे में कराई गई RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। इसके बाद ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों में प्रवेश मिल पाएगा। साथ ही कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की तरफ से इस बात के स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अगर धार्मिक स्थलों पर कोई बाहर से वहां पर श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचता है तो कम से कम 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना जरूरी। RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी, तभी धार्मिक स्थलों में प्रवेश दिया जाएगा बाहर से आने वाले लोगों को। साथ ही ये भी निर्देशित किया गया है कि कोविड नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ भी अब सख्ती बरती जाएगी। उधर बुलंदशहर में कोरोना की जांच के लिए मरीजों की लंबी कतार लगी है। एंटीजन टेस्ट कराने के लिए जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड के बाहर लंबी लाइन लगी। यहां पर कोरोना जांच कराने वालों में युवाओं और बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। दरअसल कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसके बाद लोग भी जांच कराने को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं, लेकिन लंबी कतारें देखने को मिल रही है। RT-PCR टेस्ट कराने को लेकर सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ अस्पतालों के बाहर नजर आ रही है। बुलंदशहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर कोरोना जांच कराने को लेकर लंबी लाइनें सुबह से ही लगनी शुरू हो जाती हैं। सरकार की तरफ से भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि टेस्टिंग को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए ताकि कोरोना के सही आंकड़े सामने आते रहें और उसको लेकर समुचित इंतजाम भी हो पाए। ये बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर कोरोना जांच के लिए सुबह से लंबी कतारें लग जाती हैं और जांच कराने वालों में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो उधर बच्चों की टेस्टिंग को लेकर भी अभिभावक बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि सुबह से ही लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बुलंदशहर में भी कोरोना का कहर से लोग बेहद खौफ में हैं। लगातार पूरे प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, अब लोगों के बीच में भी दहशत देखने को मिल रही है। लोग भी अब जागरूक होते नजर आ रहे हैं, नियमों का पालन करते भी दिखाई देते हैं, तो उधर जांच को लेकर भी लोगों में जागरूकता बढ़ी। उधर उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान जारी है। वहां की स्थितियों को लेकर हम तमाम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल 20 जिलों में आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोट पड़ने हैं और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। अमरोहा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। मतदाताओं में उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन कई जगहों पर नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ती दिखाई दे रही हैं। आम लोग कतार में लगकर मतदान करते दिखाई दे रहे हैं। अमरोहा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमरोहा उन 20 जिलों में शामिल है जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज मतदान चल रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं।
तस्वीरें भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ जागरूक जो मतदाता हैं वो कोविड नियमों का पालन करते दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो जमकर लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर कोविड नियमों की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की हैं। ये चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राजधानी लखनऊ और प्रधानमंत्री के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भी मतदान हो रहा है। इसके अलावा दूसरे चरण में अमरोहा, आजमगढ़, इटावा, एटा, कन्नौज, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, बदायूं, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, ललितपुर और सुल्तानपुर में भी सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मनीष ओझा प्रतापगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम वहां के हालात जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, फिलहाल क्या कुछ मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, और साथ ही जो एक बड़ी चिंता का विषय है कि कोरोना जिस तरह से विस्फोटक रूप अख्तियार करता जा रहा है, मतदाताओं में जागरूकता है, कोविड नियमों का पालन हो रहा है? जी, आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में दोपहर 1 बजे तक लगभग 3.37% का वोटिंग परसेंटेज रहा है और ये काफी तेज वोटिंग परसेंटेज है, क्योंकि ये गांव की सरकार इससे बनती है और गांव के लोग जागरूकता से पूरा अपने गांव की सरकार बनाने के लिए वोट देने जाते हैं। और सुबह से आप 8 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें जो है बूथों पर लगी हुई है और कहीं न कहीं बूथों पर लंबी लाइनें तो है और लोग मास्क तो लगाए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, जिसको चलते कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में कोरोना विस्फोट को लेकर के एक चिंता जताई जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में कोरोना विस्फोट भी हो। चले बिल्कुल मनीष, बने रहिए, लगातार हम आपसे जानकारी लेंगे। अमरोहा का रुख करेंगे। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या लोगों में खौफ देखने को मिल रहा है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर? लोगों में उत्साह तो अपने वोटिंग को लेकर है, लेकिन नियमों की पालना की जा रही क्या वहां पर? देखिए सर, आपको बता दूं कि जैसा कि दूसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था, तो लोगों में जागरूकता है, लंबी लंबी लाइनें भी बूथों पर लगी हुई हैं। तो जिससे ऐसे में कई जगहों पर देखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो है धज्जियां उड़ती दिखाई दी, लेकिन जो समझदार लोग हैं, जो लोग कोरोना से अपने बचाव के लिए जो है घरों से निकले, उनके पास मास्क थे और वो हाथों को सैनिटाइज करने के बाद में ही मतदान केंद्र के अंदर गए। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है और जो लोग बिना मास्क के बूथों पर आए, वो उनको जो है प्रशासन द्वारा जो है बूथों के पास पहुंचने पर जो है उनको मास्क दिए गए और उसके बाद में ही उनको मतदान करने के लिए अंदर भेजा गया है। बाकी मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है आसिफ? देखिए सर, आपको बता दूं कि अमरोहा जनपद में एक गांव है जो मंडी धनौरा क्षेत्र में आता, थाना रजबपुर क्षेत्र में आता है। उसमें एक आरिफपुर गांव में जो है पूर्व प्रधान ने एक व्यक्ति को जो है उत्पाद वहां पर जो बवाल हुआ वहां पर उसमें जो है फायरिंग कर दी, जिसमें पूर्व प्रधान कमल सिंह की जो है गंभीर हालत में उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। और जो वहां पर जो है जिले के अधिकारी, डीएम और एसपी जो है भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने जो स्थिति का जायजा लिया है। फिलहाल जिन लोगों ने उन पर फायरिंग की है उनको जो है पुलिस के द्वारा जो है उन पर कार्रवाई की जा रही है। जी मनीष, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि पहले चरण के दौरान कई जगहों से इस तरह की शिकायतें आई थी, जैसे आगरा में मतपेटियों को लूट लिया गया था, तो कई जगह पर हिंसक झड़प देखने को मिली थी। प्रतापगढ़ में क्या स्थिति दिखाई दे रही है? अब तक जो मतदान हुआ वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है? आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होने के बाद लगातार जो है बवाल की सूचना मिल रही थी और लगातार बवाल की कुछ वीडियो भी वायरल हुए, जिसमें लोग प्रधानमंत्री प्रत्याशी दोनों आमने सामने हो गए, जिसके बाद पुलिस को लाठियां मारनी पड़ी और उनके समर्थकों को सिटिंग विचित करना पड़ा। तो वही लगातार प्रतापगढ़ में बवाल जारी है और कहीं न कहीं पंचायत चुनाव को लेकर के लोगों में उत्सुकता है और बवाल भी देखा जा रहा है। मतदान के प्रतिशत के बारे में कुछ आंकड़ा मिल पा रहा है? अब तक कितने फीसदी लोग मतदान कर चुके हैं? जी, अभी तक प्रतापगढ़ में 1 बजे तक प्रतापगढ़ के मतदान का प्रतिशत 30.37% रहा है, जो कि काफी ठीक ठाक है। आसिफ, आप बता रहे हैं कि कई जगह पर लोग कोविड-19 नियमों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं, हालांकि प्रशासन ऐसे लोगों को सचेत भी कर रहा है, कार्रवाई भी कर रहा है। लोग कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन करें, खासतौर पर जो मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? क्या आपको लग रहा है सिर्फ औपचारिकता की जा रही है कोविड नियमों का पालन कराने के नाम पर, या वाकई में गंभीरता है प्रशासन में? देखिए, आपको बता दूं कि जैसा कि सुबह से ही लोगों में रुचि थी प्रधान पद का और जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है, तो इसमें जो है लोग बढ़ चढ़कर रुचि लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस रुचि के
पीछे जो है कोविड-19 को वो पूरी तरह से भूल रहे हैं और लंबी लंबी जो है उनकी लाइनें और सोशल डिस्टेंसिंग की इसी वजह के कारण जो है धज्जियां उल्टी दिखाई दे रही हैं। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन प्रशासन इतनी भीड़ के सामने भी बेबस नजर आ रहा है। जी मनीष, सुरक्षा की क्या स्थिति है, किस तरह से सुरक्षा की जा रही है मतदान को लेकर ताकि कोई गड़बड़ी ना हो पाए? जी, प्रतापगढ़ में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ संवेदनशील जिले में आता है और यहाँ पे पिछली बार पंचायत चुनाव के दौरान ही सीएम, एसपी और आला अधिकारी, कई सारे आला अधिकारी जो है किए गए थे, क्योंकि यहाँ पर प्रतापगढ़ में बूथ भी लूट लिया गया था, जिसके बाद जो है आला अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। तो इस बार प्रतापगढ़ प्रशासन ने पूरी तरीके से समर्थन रखी है, लेकिन लगातार प्रतापगढ़ में बूथ लूटने की शिकायत और तमाम तरीके की शिकायत होने के बावजूद भी जो है प्रशासन अभी तक करनी चाहते हैं और लगातार जो है चाहे आला अधिकारी हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, इनके फोन नहीं उठा रहे। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आसिफ, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दूसरे चरण को लेकर वोट डाले जा रहे हैं। उधर अगली बड़ी खबर इस वक्त आपको एटा से बताने जा रहे हैं, जहां पर कई लोगों ने बूथ लूटने की कोशिश की है। जैतरा थाना इलाके के गांव रतनपुर कुकरिया में बूथ लूटने का प्रयास किया गया है। वक्त रहते पुलिस ने अराजक तत्वों को मौके से खदेड़ने का प्रयास किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं एटा से, जहां पर बूथ को लूटने का प्रयास किया गया है। हालांकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। लगातार मतदाताओं में अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करने को लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है, लेकिन एटा से बूथ लूटने की कोशिश की गई है। ये बड़ी खबर एटा से आपको बता रहे हैं। हालांकि वहां पर मौजूद सुरक्षा बलों की तरफ से इन उपद्रवियों को मौके से खदेड़ा गया है। जैतरा थाना इलाके के गांव रतनपुर कुकरिया का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां पर बूथ लूटने की कोशिश की गई। वक्त रहते पुलिस ने अराजक तत्वों को खेत में खदेड़ दिया। प्रदेश के 20 जिलों में आज दूसरे चरण को लेकर मतदान चल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में मतदान को लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो उधर कोविड-19 को लेकर खौफ भी लोगों में है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको एटा से बता रहे हैं, जहां पर मतदान प्रक्रिया तो सुबह 7 बजे से निर्बाध तरीके से जारी है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बूथ लूटने का प्रयास किया गया है। लेकिन वक्त रहते पुलिस ने अराजक तत्वों को मौके से खदेड़ दिया है। और अगली बड़ी खबर अमरोहा से, जहां पर मतदान के दौरान फायरिंग हुई है। गजरौला ब्लॉक के आरिफपुर माफी बूथ पर फायरिंग की घटना हुई है। इस बूथ पर फायरिंग के बाद से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान पर विपक्षी प्रत्याशियों की तरफ से फायरिंग की गई। इस फायरिंग के बाद गांव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। फायरिंग की घटना के बाद मौके पर दहशत देखने को मिली और तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान किस तरह से अराजक तत्वों की तरफ से हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। चलिए कृपया अपने घर जाइए। चलो भाई। गजरौला ब्लॉक के आरिफपुर माफी बूथ पर फायरिंग की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच में ये विवाद हुआ था, जिसके बाद एक पक्ष की तरफ से फायरिंग की गई है और ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पूर्व प्रधान पर विपक्षी प्रत्याशियों की तरफ से ये फायरिंग की गई है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, ताकि तनाव को खत्म किया जा सके। अमरोहा की तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और अगली खबर बांदा से, जहां पर 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। मासूम की हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। बच्ची के दादा ने ही इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ये पूरा मामला मरका थाना कस्बे का बताया जा रहा है। बच्चे की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं। इस जघन्य घटना को दादा ने ही अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अगली खबर मुरादाबाद से, जहां पर कोरोना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आलम यह है कि शवों को भी अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। लकड़ी की कमी के कारण एक साथ चिताओं को जलाना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से शवों की कतारें लगती दिखाई दे रही। शमशान घाट पर चिताओं की लंबी कतार,
अंतिम संस्कार के लिए हो रहा लंबा इंतजार, चिताओं के लिए नहीं मिल रही लकड़ियां, एक साथ जलाई जा रही कई चिताएं। लोगों की लंबी कतारें तो आपने खूब देखी होंगी, कहीं किसी लाइन में लगे लोगों को अपनी बारी का इंतजार भी करते देखा होगा, लेकिन मरने के बाद शवों को भी कतार लगाकर अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़े तो इसे क्या कहेंगे? सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन सच्चाई यही है। शमशान घाट के भयावह हालात, मोक्ष के रास्ते में लंबी कतार, लाशों को करना पड़ रहा अपनी बारी का इंतजार। कोरोना की इससे बुरी तस्वीर आखिर क्या होगी कि शवों को भी अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़े। मुरादाबाद के लोकोशेड मोक्षधाम में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। शनिवार को 9 कोरोना संक्रमितों के शव एक साथ जलाए गए। इसके बाद भी 5 शवों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से उनका अंतिम संस्कार उस वक्त नहीं किया जा सका। हालात इस कदर बने कि जिसने भी देखा यही कहा कि भगवान ऐसे दिन ना दिखाए। तपती धूप में परिजनों ने किया इंतजार। मुरादाबाद में शनिवार को 2 कोविड अस्पतालों में कुल 17 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, जिसके बाद लोकोशेड मोक्षधाम में 9 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन जिन शवों के लिए लकड़ी नहीं मिल पाई थी, उनके परिजन परेशान होते दिखे। तपती धूप में खड़े लोगों को इंतजार था तो बस इसका कि लकड़ी मिले और वो अपने प्रियजन का अंतिम संस्कार कर उन्हें मोक्ष दिला सकें। सामान्य से जो मृत्यु होती हैं वो तो यहाँ पे आती ही आती हैं, लेकिन आजकल कोरोना जो फैल चुका है, बहुत भयंकर रूप ले चुका है, उसकी भी शव यात्राएं दिन में 6 या 7 आती हैं। आप देख सकते हैं पीछे मेरे सारी चिताएं जल रही हैं। यहाँ पे केवल 15 चिताओं की व्यवस्था है और वो पूरी हो चुकी हैं। उसके पश्चात भी 10 और 12 लगभग दाह संस्कार आ रहे हैं। यहाँ पे चिताएं पूरी हो चुकी हैं। नहीं, इंतजार तो करना ही, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम समय लगाकर जल्दी से जल्दी शव का दाह संस्कार किया जाए। तो उससे व्यवस्था हम बना के चलते हैं। जो परिवारजन आधे या 1 घंटे पहले हमें सूचना दे देते हैं तो उसकी हम पहले से ही व्यवस्था बना देते हैं। कोरोना के हालात दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शमशान में भी चिताओं के जलने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिख रही हैं। कोरोना का कहर ऐसा है कि लोग कई घंटे इंतजार करने को मजबूर हैं और उनके पास इसके सिवा कोई भी रास्ता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। यहाँ तो कोरोना की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जहाँ पर अस्पतालों में तमाम तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन का अभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। तो बड़ी हैरानी की बात यह है कि शवों को भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ता है, यानी कि अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतारें लग रही हैं और घंटों लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी।